नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी और आप देख रहे हैं भारत लाइव। दोस्तों, कल जेडीयू की एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक हुई। हम पिछले कई दिनों से लगातार इस बैठक को लेकर चर्चा कर रहे थे और राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक में कुछ बहुत बड़े और कड़े फैसले हो सकते हैं। और कल बंद कमरों में हुए इस मैराथन मीटिंग ने उन तमाम कयासों और अटकलों को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया है। हर कोई अब ये जानना चाह रहा है कि कल की इस बैठक में ऐसा क्या हुआ जिसने बिहार के सत्ता समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। क्या सचमुच जेडीयू एक बार फिर कोई नया रास्ता चुनने जा रही है? और अगर भविष्य की राजनीतिक रणनीतियों को लेकर कोई बड़ी बात है, तो इस बार ललन सिंह या संजय झा नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे से कौन नया चेहरा इस पूरी बिसात को संभालने जा रहा है? तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ बाबा मौजूद है। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, जैसा कि हम पिछले कई दिनों से इस बैठक को लेकर लगातार चर्चा कर रहे थे कि कुछ तो होने वाला है इस बैठक में। अब जब कल ये बैठक संपन्न हो चुकी है, तो अब हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या? कई तरह के अटकलों का बाजार अब फिर से गर्म हो गया है। कल बंद कमरों में ऐसा क्या फैसला हुआ जिसने इस तरह की सुगबुगाहट को हवा दे दी है? देखिए शिवांगी, 2-3 बातें बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जी। जैसा कि आपने बताया कि सत्ता के संतुलन और पार्टी के संतुलन को अगर 2 दृष्टि से देखें, तो 2 फोरम पे ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो नीतीश की तरह इन सबको सँभाले। और बिल्कुल। कल की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है, जो फैसले हैं, उसको हम इतना आसानी से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमको थोड़ा 1 महीना पहले जाना पड़ेगा। जी। जब एमएलसी के चुनाव हो रहे थे और एमएलसी के लिए उम्मीदवारों का चयन हो रहा था। जैसा कि मैंने बताया भी था कि नीतीश कुमार एक भी सीट आगे-पीछे करने के लिए तैयार नहीं है। हम्म। हुआ भी लगभग ऐसा ही। नीतीश कुमार की 5 सीटें थी, 4 सीट उन्होंने लिया और इसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात कि उपेंद्र कुशवाहा को एक भी सीट नहीं मिली। अब जी। यहाँ से एनडीए की राजनीति में जहाँ सांगठनिक रूप से अगर देखा जाए तो 2 पार्टियाँ जो कि लौकुश समीकरण की पार्टी कही जाती है, वो दोनों कहीं न कहीं अपने-अपने हिसाब से अपनी राजनीति कर रही हैं। इस बीच बिल्कुल। में उपेंद्र कुशवाहा के बयान भी आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उपेंद्र कुशवाहा के बयान को अगर देखें, तो उनका बयान अपने से ज़्यादा जदयू को लेकर के है। पहली बात तो ये है, दूसरी 21 जून को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, उसमें एक बार फिर से नीतीश कुमार को कमान तो दे दिया गया, लेकिन ये कमान नीतीश कुमार को देते हुए उनके बेटे निशांत कुमार को पूरी तरह से उनकी विरासत सौंपने की बात लगभग सभी ने मान ली। जी। यानी कि अब नीतीश कुमार के शैडो के रूप में काम जो है निशांत कुमार करेंगे और उन्हीं को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और यही हम्म। बात उपेंद्र कुशवाहा कई दिनों से कह भी रहे थे। यानी कि यहाँ से एक नई कहानी की शुरुआत जो हो रही है, वो कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि एनडीए गठबंधन की सबसे मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्म ज़रूर है। राष्ट्रीय परिषद ने सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो चुन लिया, जिसकी घोषणा लगभग पहले हो चुकी थी। सिर्फ इस पर मुहर लगाना था। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ चुके हैं और राज्यसभा के लिए वो चले गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पावर सेंटर जो है वो नीतीश कुमार तक ही सीमित था। जी। लेकिन इस पावर सेंटर को स्विच किया गया है निशांत की तरफ। अब निशांत की तरफ करने के पीछे 2 तरह की बातें की जा रही हैं। पहली ये कि वो लोग जो कभी नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द तथाकथित रूप से भूजा पार्टी कहे जाते थे, उनके हाथ में कमान आया है या फिर नीतीश कुमार ने सोची-समझी रणनीति के तहत एक टाइम फ्रेम में सबसे पहले हाँ करवा लिया निशांत को लेकर के, उस पर हम्म। मुहर लगवा लिया और अपनी नई टीम जो बनाएंगे उस टीम को निशांत के हवाले करेंगे। यानी कि क्या वर्तमान में जो पार्टी के कर्ता-धर्ता लोग बने हुए हैं, तथाकथित रूप से जिन लोगों का फैसला चल रहा है, उन लोगों की पावर जो है घटा करके नए लोगों को नई टीम बना करके निशांत के साथ वो आगे बढ़ाएंगे, जो ये फैसला करेगा कि उसे किसके साथ रहना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, किसके साथ सरकार चलानी है या किसके साथ गठबंधन बनाना है। जी। तो यहाँ आकर के कहीं न कहीं एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर हो जाता है और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसके अलावे आप समझिए कि संजय झा और ललन सिंह ये 2 नाम बहुत तेजी से आज के डेट में चर्चा का विषय बने हुए हैं और इन बिल्कुल। दोनों ने कहीं न कहीं समर्थन किया है निशांत का। यानी क्या
इन दोनों के देखरेख में, इन दोनों के मार्गदर्शन में और इन दोनों का हाथ पकड़ के निशांत आगे अपनी राजनीति करेंगे, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। क्योंकि जी, बिल्कुल। ललन सिंह जिस तरह से सक्रिय भूमिका अब पार्टी के फोरम में निभाना बंद कर चुके हैं, कई मुद्दे उनके सुने होंगे, कई बातें आपने सुनी होगी जिस पर वो बयान सरकार को लेकर के, भले ही केंद्र की सरकार को लेकर दे, लेकिन पार्टी संगठन को लेकर के वो अब बयान नहीं देते हैं। संजय झा पार्टी और बाकी चीजों पर ध्यान देते भी हैं और उस पर बयान भी देते हैं। नीतीश कुमार ने संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना करके उनको एक बड़ा अधिकार दिया है कि वो पार्टी के सांगठनिक विस्तार और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के रोजमर्रा के कामकाज को वो देखें। तो जी, सीधे तौर पे ये बात तो स्पष्ट नजर आती है कि कहीं ना कहीं नीतीश के मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और बिल्कुल। इन सारी बातों के साथ साथ जो समीकरण की बात कर रहे हैं और सामंजस्य की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम मजबूर इस बात को लेकर के हो रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी जेडीयू या नहीं रहेगी, क्या रिश्ता तोड़ लेगी। इस बात को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि राजनीतिक जानकार जो भी हैं, जिन लोगों से मेरी चर्चा भी होती है, उनका मानना यह है कि अभी वर्तमान स्थिति में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की जो कवायद है वो कर तो रही है, लेकिन जी। जिस तरह से नीतीश कुमार करते थे वो नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें एक प्रश्न जरूर है कि नीतीश कुमार आज भी सक्रिय हैं। सुबह सवेरे वो बाहर निकल जाते हैं घर से और निकल करके जब बैठते हैं अपने बैठका पर, तो वहां बिहार भर से, देश भर से आने वाले लोगों से वो बात करते हैं और जी। बात करने के बाद वो फैसले भी लेते हैं। और यही नहीं, आपने कई फैसले ऑन कैमरा देखा होगा कि जहां वो संजय झा को बुला कर कहते हैं कि इनकी बात को सुनिए और गंभीरता से इनकी बात सुन करके इस पर जल्दी फैसला करके मुझे सूचित कीजिए जी, कि क्या जी। हुआ। ये हमारी पार्टी के बहुत पुराने और मजबूत कार्यकर्ता हैं। आपने देखा होगा कि फिर यहाँ मैं नाम लूंगा उपेंद्र कुशवाहा की, जिन्होंने साफ तरीके से ये कहा है कि हम लोग समता पार्टी के समय से ही बहुत मेहनत किए हैं। जी, यानी जी। कि पुराने लोगों को एक बार फिर से एक जगह लाने की बात दबे जुबान में ही सही उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। यानी इसके भी कई मायने हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो हुआ है आप अच्छी तरह समझ रही हैं। इन सारी परिस्थितियों में बिहार की राजनीति का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है और 2026 में भाजपा ने सम्राट चौधरी को बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में सामने रखा है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड गठबंधन में चल रही है। भाजपा और जदयू का रिश्ता मजबूत रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है और ऐसा देखने में भी मिल रहा है। जी। लेकिन ये जो बातें देखने को मिलती हैं वो होती कम है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सारी परिस्थितियों में हमने देखा है कि नीतीश कुमार से जब रात के 12 बजे फोन करके पूछते हैं अमित शाह कि नीतीश बाबू सब कुछ ठीक ठाक है, नीतीश कहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। और 2022 में उनकी बात 8 तारीख की रात में होती है और 9 तारीख को नीतीश कुमार 9 जून को पाला बदल देते हैं। जी, यानी सीधे बिल्कुल। तौर पे आप समझ सकते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी बड़ा फैसला हो सकता है। अब इसमें सेतु का काम जो संजय झा कर रहे हैं वो किस तरह से संतुलन बना करके रखते हैं और बाकी के जो लोग जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार की प्राथमिकता, नीतीश कुमार बड़े भाई के रोल में बने रहें, उन लोगों का मानना यह है कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रही है। जी। ऐसे में सामाजिक प्रतिबद्धता जो नीतीश कुमार की है और दूसरी तरफ सांगठनिक प्रतिबद्धता जो सम्राट चौधरी को दी गई है, ये दोनों का सामंजस्य बने रहना चाहिए। सम्राट चौधरी अपने स्तर से कोशिश में लगे हुए हैं कि वो हर हाल में जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ रखें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी 19-20 होता है तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वैसे भी आपको पता है कि सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए उनके ही लोग काफी है, खास करके उनके वोटर्स काफी है। और अभी तो आपने देखा होगा कि जो आरा वाला जो बेलौटी वाला कांड हुआ है, भरत तिवारी वाला, वो कांड एक अलग तरह का माहौल बना चुका है। हालांकि सम्राट चौधरी ने बड़ा ही बोल्ड फैसला लिया है और इन सारी बातों को लेकर के मैं चाहूंगा कि इस पर हम एक विश्लेषण और भी करें कि वर्तमान जो 24 घंटे का अपडेट है वो क्या कह रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं अब अपना जो कमान है वो दे दिया है अपने पुत्र निशांत को। हालांकि इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने दिया है, उनकी पार्टी के लोगों का ये डिमांड ही था कि नीतीश कुमार का विकल्प और नीतीश कुमार का जो उत्तराधिकारी है, जिसकी चर्चा उपेंद्र कुशवाहा ने भी की कि उत्तराधिकारी चयन करने में नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं
चूक कर दी है, गलती कर दी है, जिसकी चर्चा हम जी कल ही कर रहे थे, जी तो ये जी सभी परिस्थितियां सुधारने के लिए नीतीश कुमार की तैयारी चल रही है। इंटरनली नीतीश कुमार क्या करते हैं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि दो परिस्थितियां और बन रही हैं, जिसमें हम्म साफ साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, और विपक्ष उनके लिए रेड कारपेट बिछा करके अभी भी तैयारी कर रहा है। जी भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ता रहेगा या टूटेगा, यह फैसला अब किसी और को नहीं करना है, बल्कि नीतीश कुमार को करना है। और यह फैसला नीतीश कुमार निशांत के माध्यम से कराएं तो कोई अतिशयोक्ति मुझे तो नहीं होगी, जी क्योंकि निशांत को वो सामने करके, निशांत को सरकार में दे करके। और जो एक और बड़ी बात है कि उप मुख्यमंत्री वाला जो आवास जी है वो निशांत को दिया गया है। वो अच्छा कहानी कुछ और कह रहा है कि आने वाला 3 से 6 महीने के भीतर बिहार की राजनीति में एक बार फिर से कोई नया ट्विस्ट हो, बदलाव तो जी इसमें बिल्कुल कोई अतिशयोक्ति मुझे नहीं होगी। जी वर्तमान जो जनता दल यूनाइटेड की बैठक हुई है, नीतीश कुमार पूरी तरह से फिट नजर आ रहे थे। और जिस तरह से निशांत के हाथ में कमान देने की बात की, जो मैं पहले भी कर रहा था कि जनता दल यूनाइटेड को कोई दूसरा नहीं बल्कि लौकुश ही चला सकता है, कई लोग उस लाइन में खड़े थे। आगे देखना यह भी दिलचस्प होगा कि अगर नीतीश कुमार ने कोई इंटरनल प्लानिंग बनाई है, तो वो प्लानिंग क्या पुराने लोगों को साथ जोड़ने की है, क्योंकि यही बात तो बार बार इशारे में कह रहे हैं उपेंद्र बिल्कुल कुशवाहा। यानी दो बिल्कुल खेमे हैं, एक जो बाहर से नीतीश कुमार को ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से आप पुराने साथियों को लेकर के एक मजबूत तैयारी कीजिए, और दूसरी तरफ उनके वर्तमान के जो कर्ता धर्ता हैं वो चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो अपने रिश्ते को बनाए रखें। यानी रिश्ता रहेगा कि जाएगा, ये सवाल तो निश्चित रूप से है। और इस सवाल का जवाब जब खोजने निकलिएगा, तो कहीं ना कहीं ये आपको समझ में आने लगेगा कि ललन और संजय भले ही सेतु का काम कर रहे हैं, लेकिन डील जो है वो कोई और करेगा। जी, जी, बिल्कुल। बाबा निशांत कुमार को लेकर जो चर्चा हो रही है कल के बैठक के बाद कि उनको जेडीयू का कमान दिया जाएगा, तो निशांत कुमार के पास ललन सिंह या संजय झा जैसा लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव भी नहीं है। ऐसे में जब पार्टी एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, तो इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर एक कम अनुभवी चेहरे पर दाव लगाने के पीछे नेतृत्व की क्या सोच हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ललन सिंह और संजय झा निशांत को एक मोहरे की तरह यूज कर रहे हो ताकि नीतीश कुमार शांत बैठे और जो कड़े फैसले हो या जो महत्वपूर्ण फैसले हो वो यही दोनों ले, क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से ये चर्चा भी उठी थी कि सीएम पद से हटाने में इन्हीं दोनों का हाथ था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है? आपकी शंका बिल्कुल शिवांगी एकदम जायज है, जी लेकिन आपको मैं बता दूं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो चलती है ना, वो ब्यूरोक्रेसी से चलती है। जी राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बन करके चला सकती हैं, और भी बिल्कुल कई राज्यों में आपने देखा होगा, शिक्षा को लेकर के, योग्यता को लेकर के राबड़ी देवी कहीं राजनीति में नहीं, दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन चूंकि राबड़ी देवी की पत्नी थी और सुबह शाम वो राजनीति देखती थी, जी इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया भी गया, और ब्यूरोक्रेसी ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 6-7 सालों तक रखा भी। तो देखिए, सीधी सी बात है कि अगर आपके पास टीम अच्छी हो तो आप बेहतर काम करते हैं, अगर टीम खराब हो तो आप काम नहीं कर पाते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी चाहे जिसको नीतीश कुमार ने 20 साल तक पोस्ट करके रखा है, तो निश्चित रूप से आप जानती हैं कि राजा का बेटा जब कम उम्र का होता है, नाबालिग होता है, तो सेना और उसके जो पार्षद होते हैं वो मिल करके पहले के सब जमाने में भी राजा के बेटा को, राजकुमार को राजा बनने तक सत्ता का संचालन उसके माध्यम से शैडो के रूप में किया करते थे। जी जी वैसे ही ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है, उस फैसले में आने वाले समय में, मैंने पहले भी आपको बताया कि निशांत कुमार के कंधे पर रख करके बंदूक चलाने की बात तो हो सकती है, लेकिन निशांत का फैसला कह करके अगर कोई फैसला आगे आने लगे, तो आपको भी हमको भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने मुख्य रूप से ऐसा ही परिवारवाद को साइड करते हुए अपने पार्टी के लोगों से ये फैसला करवाया है, इसलिए इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं हो सकती है। जी हाँ, एक बात जरूर है कि इसमें नीतीश कुमार कैसी टीम देते हैं निशांत को, ये महत्वपूर्ण है। संजय झा और ललन सिंह का अगर प्रभाव इसी तरह से बना रहा, तो आप जो कह रही हैं वो शंकाएं तो निश्चित रूप से रहेंगी कि निशांत को सामने करके फैसले ये दोनों लेते रहेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ललन सिंह को जिस तरह से कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे थे और उनका हुड आउट किया गया, जी उससे साफ लगता है कि पार्टी के भीतर आज भी
नीतीश के लिए नीतीश समर्पित कुमार और नीतीश के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले और जी निशांत को सत्ता के शीर्ष पर ले जाकर के सांगठनिक रूप से जिम्मेवारी देने वाले, दिलाने वाले अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जनता दल यूनाइटेड को नीतीश और निशांत तक ही समझते हैं। हम्म बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो दोस्तों, राजनीतिक के इस विषाद पर पर्दे के पीछे चल रही ये रणनीतियां आने वाले समय में क्या नया मोड़ लेती है और इसका सत्ता समीकरणों पर क्या असर पड़ता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, जेडीयू की इस बड़ी बैठक और पार्टी के इस नए सांगठनिक रुख पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।